जय हिंद दोस्तों, मैं यशवंत दीवान अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू छात्र में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रस से प्रकरण से संबंधित 400 एमसीक्यूज के क्रम में आज हमारा जो 7th सेशन है यानी 7वीं क्लास है। तो 7वीं क्लास के साथ दोस्तों हम आज फिर 25 प्रश्नों के साथ आप लोगों के साथ सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, जो इसके पहले की जो वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में हिंदी रस नाम से प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज अपने इस क्लास में हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं जो हमारा पहला प्रश्न है इसमें 151 नंबर का। दोस्तों 150 प्रश्न जो 25-25 प्रश्नों का हम क्लास लेके आते हैं एमसीक्यू टाइप, जिसमें हम केवल अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो 7वां क्लास है, 7वें क्लास के क्रम में 151 नंबर से हमारा प्रश्न शुरू हो रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, नाट्य शास्त्र में किस रस को सांस्कृतिक या सामाजिक संघर्ष के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, वीर रस है, रौद्र रस है, भयानक रस है, बीभत्स रस है। तो इसका दोस्तों जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है, रौद्र रस है। दोस्तों रौद्र रस जो होता है, रौद्र रस को सांस्कृतिक या सामाजिक संघर्ष से जोड़ा गया है और यह रस आक्रोश, विरोध और संघर्ष की स्थिति को व्यक्त करता है, जो समाज या संस्कृति में बदलाव या प्रतिरोध का प्रतीक होता है। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये बढ़िया प्रश्न है, ये नए टाइप का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बहुत कम देखने को मिलते हैं। नाट्यशास्त्र में विवाह और आलंबन विवाह के बीच अंतर क्या है। नाट्यशास्त्र में विवाह और आलंबन विवाह के बीच अंतर क्या है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, विवाह को 2 भागों में बांटा गया होता है। एक होता है आलंबन विवाह, एक होता है उद्दीपन विवाह। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, भाव की जो उत्पत्ति के मुख्य कारण होते हैं वो विवाह होते हैं, अर्थात जिस सामग्री द्वारा भाव जागृत तथा तीव्र होता है उसे विवाह कहा जाता है। अब विवाह को 2 भागों में बांटा गया है, आलंबन विवाह और उद्दीपन विवाह। तो दोस्तों अब इसमें विवाह और आलंबन विवाह के बीच का अंतर पूछा गया है। तो आलंबन विवाह का क्या परिभाषा, आलंबन विवाह का परिभाषा ये होता है कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई अस्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विवाह कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस में अगर मान लिया जाए, श्रृंगार रस की उदाहरण ले लिया जाए तो नायक नायिका का परस्पर आलंबन विवाह है। ठीक है, तो उसी का अंतर पूछा, विवाह और आलंबन विवाह के अंतर को पूछा। तो जो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है, विवाह अस्थायी भाव विवाह अस्थायी भाव उत्पन्न करता है, जबकि आलंबन विवाह केवल परिवर्तनीय भावों को उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन दिया है, आलंबन विवाह अस्थायी भाव उत्पन्न करता है, जबकि विवाह केवल संचारी भाव को व्यक्त करता है। विवाह अस्थायी भाव को व्यक्त करता है, जबकि आलंबन विवाह केवल उद्दीपन विवाह को प्रभावित करता है। आलंबन विवाह और विवाह दोनों का कार्य समान होता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अभी बता रहे हैं इसको कैसे। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो जो होता है, आलंबन विवाह अस्थायी भाव उत्पन्न करता है और इस पर आधारित भावनाओं का निरंतर प्रभाव रहता है। ठीक है, जबकि विवाह जो होता है संचारी भाव को व्यक्त करता है जो अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है दोस्तों। तो अगर एक बार फिर इसको दोस्तों स्पष्ट करें तो हमने बताया आगे चल के कि जिस सामग्री द्वारा या जिस के कारण अस्थायी भाव तीव्र होता है उसे हम विवाह कहते हैं। ठीक है, तो ये अस्थायी भाव को तीव्र होने का कारण क्या होता है, संचारी भाव होता है, जो पानी की बुलबुले की भांति उठता रहता है, विलीन होता रहता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्रम में देखेंगे, जबकि कोई व्यक्ति, वस्तु अथवा कोई भी स्थिति जब अस्थायी भाव जिसके कारण कोई अस्थायी भाव जागृत होता है तो उसे हम आलंबन विवाह कहते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो आलंबन विवाह अस्थायी भाव को उत्पन्न करता है, जबकि विवाह केवल संचारी भाव को व्यक्त करता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। अगले क्रम में देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, नाट्यशास्त्र में श्रृंगार रस के उद्दीपन विभाव का प्रमुख तत्व क्या है। नाट्यशास्त्र में श्रृंगार रस के उद्दीपन विभाव का प्रमुख तत्व क्या है। तो ऑप्शन दिया गया, प्रेम और आकर्षण, क्रोध और आक्रोश, युद्ध और संघर्ष, शोक और उदासी। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रेम और आकर्षण। दोस्तों श्रृंगार रस का उद्दीपन विभाव प्रेम और आकर्षण होता है, जो मानव संबंधों के सौंदर्य और भावात्मक गहराई को व्यक्त करता है। ठीक है, अगले क्रम में देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के अनुसार किस रस का स्थायी भाव वियोग और प्रेम के संयोग से उत्पन्न होता है। किस रस का स्थायी भाव वियोग और प्रेम के संयोग से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव दोस्तों वियोग और प्रेम के संयोग से उत्पन्न होता है।
जो संबंधों की जटिलता और उसकी विविध भावनाओं को दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है और यह किस प्रकार की स्थितियों में उत्पन्न होता है। दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया गया है घृणा, विकृति और अपवित्रता। विभत्स का है, विभत्स ध्यान दीजिएगा। और दूसरा ऑप्शन है क्रोध, आक्रोश और हिंसा। तीसरा है प्रेम, आकर्षण और समर्पण। चौथा शौर्य, साहस और वीरता। तो दोस्तों जब विभत्स की बात हो रही है तो किसकी घृणा ही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा एक सही होगा। इस हिसाब से घृणा, विकृति और अपवित्रता दर्शाता है विभत्स रस में। तो दोस्तों ये मानसिक विकृति को अदृश्य उत्पन्न करता है और यह रस उन परिस्थितियों में उत्पन्न होता है जहां समाज या व्यक्ति की अपवित्रता, भ्रष्टता या शारीरिक और मानसिक विकृति दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्रम में हमारा जो है प्रश्नों का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। हम जैसे जैसे नेक्स्ट क्लास करते जाएंगे हमारा प्रश्नों का लेवल दोस्तों टीजीटी, पीजीटी और नेट JRF लेवल तक पहुंच जाएगा, क्योंकि हम 400 प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। तो दोस्तों नाट्यशास्त्र के अनुसार किस रस में द्वंद्वात्मक भावनाओं का स्पष्ट रूप से अनुभव होता है और इन भावनाओं को संचारी भाव द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है रौद्र रस, श्रृंगार रस, भयानक रस और वीर रस। तो दोस्तों इसका 156 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, भयानक रस। दोस्तों भयानक रस में द्वंद्वात्मक भावनाओं का अनुभव होता है। इस रस के अंतर्गत भय होता है, डर होता है और सुरक्षा की भावना जुड़ी होती है जो संचारी भाव द्वारा व्यक्त होती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्रम में देखेंगे। तो दोस्तों इसमें नाट्यशास्त्र के अनुसार अवभास का क्या मतलब है और यह रसों को कैसे प्रभावित करता है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे अवभास। ये बड़ा नया शब्द आया है। अवभास का मतलब क्या होता है। अवभास के अर्थ की बात करें तो वास्तविकता के विपरीत दिखाई देने वाले भ्रम को हम अवभास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसे अवभास कहते हैं। तो इसके आधार पे हम देखेंगे, ऑप्शन को चूज करने का प्रयास करेंगे। यह रस का अलंकरण और उसका विस्तार होता है। यह रस के वास्तविक रूप को छिपाने वाला भ्रम होता है। यह रस के आलंबन और उद्दीपन को स्पष्ट करता है। यह केवल संचारी भाव का अस्थायी रूप होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। अभी अवभास का जो हमने डिफिनेशन देखा, परिभाषा देखा, उस आधार पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, क्योंकि भ्रम की बात इसमें ही हुई है। यह रस के वास्तविक रूप को छिपाने वाला भ्रम होता है। तो अवभास का जो हमने मतलब बताया, वास्तविकता के विपरीत कोई जो भ्रम होता है उसे अवभास कहा जाता है। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है, जो दर्शक को किसी दृश्य या स्थिति में भ्रमित कर देता है और इसका उद्देश्य रस की अनुभूति को प्रभावी रूप से जो है व्यक्त करना है, और जिससे दर्शक की भावनाएं गहरी और मिश्रित होती हैं। ठीक है, तो अगले क्रम में दोस्तों देखेंगे हमारा जो अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव के बीच क्या अंतर है और इन्हें रसों में कैसे लागू किया जाता है। दोस्तों अगर परिभाषा की बात करें, सबसे पहले आलंबन विभाव किसे कहते हैं। तो आलंबन विभाव दोस्तों अभी हमने आगे बताया था कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई अस्थायी भाव जागृत होता है तो उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। और उद्दीपन विभाव की बात आती है तो उद्दीपन विभाव जिस व्यक्ति अथवा दृश्य अथवा आलंबन की चेष्टा से पूर्व जागृत अस्थायी भाव और उद्दीप्त या तीव्र हो जाता है तो उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं दोस्तों। जैसे अगर उदाहरण के रूप में देखा था, चांदनी सुगंध, कोयल की कूजन, एकांत स्थल और रमणीक स्थल, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो दोस्तों ये देखिए अस्थायी भाव के जागृत होने का कारण होता है और ये उद्दीपन विभाव जो होता है अस्थायी भाव को तीव्र करने का कारण होता है। तो अगर ऑप्शन देखा जाए तो हमारा जो पहला ऑप्शन दिया गया, आलंबन विभाव अस्थायी भाव उत्पन्न करता है जबकि उद्दीपन केवल संचारी भाव को प्रभावित करता है। ऑप्शन फिर दिया गया है, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है, आलंबन विभाव केवल संचारी भाव को उत्पन्न करता है जबकि उद्दीपन अस्थायी भाव को प्रभावित करता है। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव दोनों रस के अनुभव में समान रूप से योगदान करते हैं। चौथा ऑप्शन दिया गया है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव का कार्य स्थायी भाव और संचारी भाव को अलग अलग बनाना है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही ऑप्शन, अभी हमने जो परिभाषा बताया, परिभाषा के हिसाब से देखा जाए तो जिसमें हमारा सही ऑप्शन हो रहा है, तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा क्या है, आलंबन विभाव अस्थायी भाव उत्पन्न करता है जबकि उद्दीपन विभाव संचारी भाव को प्रभावित करता है, अर्थात उद्दीपन विभाव पूर्व में जागृत अस्थायी भाव को तीव्र कर देता है। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं, नाट्यशास्त्र में किस रस को आलंबन विभाव के रूप में युद्ध भूमि और वीरता को देखा जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है वीर रस,
रौद्र रस, श्रृंगार रस, शांत रस। दोस्तों ये आसान है, इस प्रकार के हम कई सवाल करते आए हैं। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा ये वीर रस है, जो युद्ध भूमि और वीरता को दर्शाता है। दोस्तों अगर वीरता की बात है तो वीर ही रस है, लड़ाई संघर्ष की बात है तो। अगर अगला ऑप्शन है, नाट्य शास्त्र में संचारी भाव को किस रूप में परिभाषित किया गया है और यह अस्थाई भाव से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। संचारी भाव दोस्तों देख रहे हैं जगह जगह थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। संचारी ये रा पे वो ई बड़ी वाली ई की मात्रा लगी हुई है, तो दोस्तों उसको बड़ी ई कहेंगे, क्योंकि उसको अगर कहते ई वाली मात्रा इसमें ई वाली मात्रा लग गई है। संचारी भाव नहीं, संचारी भाव है। तो संचारी भाव अस्थाई भाव को व्यक्त करता है और यह अस्थाई होता है। संचारी भाव अस्थाई भाव के विपरीत होता है और इसे अस्थाई रूप से दर्शाया जाता है। संचारी भाव अस्थाई भाव से स्वतंत्र होते हैं और भावनाओं को व्यक्त नहीं करते। संचारी भाव अस्थाई भाव के अनुसार अस्थाई और परिवर्तनीय होते हैं, जो उनकी गहराई को उजागर करते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 को लेकर के और ऑप्शन नंबर 4 को लेकर के। संचारी भाव अस्थाई भाव को व्यक्त करते हैं, संचारी भाव अस्थाई भाव के अनुसार अस्थाई और दोस्तों व्यक्त तो नहीं करता है, इसको तीव्र करता है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा 1 नहीं सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। संचारी भाव अस्थाई भाव के अनुसार अस्थाई और परिवर्तनीय होते हैं। जैसा कि भरत मुनि ने बताया भी है अपने नाट्यशास्त्र में कि संचारी भाव पानी के बुलबुले की भांति होते हैं, जो पानी के बुलबुले की भांति उठते हैं और विलीन होते रहते हैं, परिवर्तनीय होते हैं, बदलते रहते हैं और अस्थाई भाव की गहराई को उजागर करते, तीव्र करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, अगले क्रम में जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, नाट्य शास्त्र में विभाव के 2 प्रमुख रूप होते हैं, इनमें से कौन सा रूप रस के अनुभव को प्रकट करने में अधिक महत्वपूर्ण होता है। नाट्य शास्त्र में दोस्तों विभाव के 2 प्रमुख रूप होते हैं, यानी आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो इसमें से कौन सा रूप रस के अनुभव को प्रकट करने में अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन दिया गया आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, संचारी विभाव। दोस्तों संचारी विभाव कोई विभाव है नहीं, इसमें ये विभाव का कोई भाग है नहीं और दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों जो 61 का होगा इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 आलंबन विभाव। दोस्तों आलंबन विभाव जो होता है रस के अनुभव को प्रकट करने में अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह अस्थाई भाव उत्पन्न करता है और दर्शकों के मन में गहरी छाप छोड़ने का बहुत बड़ी चीज है कि यह दर्शकों के मन में गहरी छाप छोड़ने का कार्य करता है आलंबन विभाव जो होता है, और यह अस्थाई भाव को तो प्रकट ही करता है। ठीक है, यानी अस्थाई भाव के जागृत होने का कारण ही आलंबन विभाव ही होता है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगले क्रम में देखते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में विभत्स रस का अस्थाई भाव घृणा को कैसे व्यक्त करता है और यह किस प्रकार के दृश्य उत्पन्न करता है। नाट्य शास्त्र में विभत्स रस का अस्थाई भाव घृणा को कैसे व्यक्त करता है और यह किस प्रकार के दृश्य उत्पन्न करता है। ऑप्शन दिया गया जो पहला ऑप्शन है, यह प्रेम और सौंदर्य के दृश्य उत्पन्न करता है, यह सामाजिक अशुद्धता, विकृति और अपवित्रता के दृश्य उत्पन्न करता है, यह युद्ध और संघर्ष के दृश्य उत्पन्न करता है, यह मानसिक शांति और संतोष के दृश्य उत्पन्न करता है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 2 यह सामाजिक अशुद्धता, विकृति और अपवित्रता के दृश्य उत्पन्न करता है। दोस्तों विभत्स का है तो विभत्स का मतलब हो गया कि घृणा से हो गया ना, तो यह सामाजिक अशुद्धता, विकृति और अपवित्रता के दृश्य उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है दोस्तों वो तो घृणा ही होता है और यह विकृत, सामाजिक अशुद्धता और मानसिक विकृति के दृश्य उत्पन्न करता है और यह रस दर्शकों में घृणा और अव्यवस्था का अनुभव कराता है। अगले क्रम में देखते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में शांत रस की विशेषता क्या है और यह रस किस प्रकार के मानसिक और भावात्मक पहलुओं को उजागर करता है। दोस्तों फिर से प्रश्न पढ़ेंगे, नाट्य शास्त्र में शांत रस की विशेषता क्या है और यह रस किस प्रकार के मानसिक और भावात्मक पहलुओं को उजागर करता है। ऑप्शन दिया गया है, यह शोक और दुख से संबंधित है, बिल्कुल नहीं। यह प्रेम और सौंदर्य की भावनाओं को व्यक्त करता है, ये भी तो श्रृंगार की बात हो गई। यह मानसिक शांति और संतोष और आत्म साक्षात्कार को व्यक्त करता है। यह आक्रोश और आक्रामकता को व्यक्त करता है, ये तो क्रोध हो गया। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यह मानसिक शांति, संतोष और आत्म साक्षात्कार को व्यक्त करता है। ठीक है दोस्तों, ये शांत रस का जो दोस्तों होता है स्थायी भाव वह आध्यात्मिक
शांति, संतोष और आत्म साक्षात्कार ही है, और यह मानसिक और भावात्मक शांति के अनुभव को व्यक्त करता है जो ध्यान और साधना से जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्रम में देखते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के अनुसार रौद्र रस का उद्दीपन विभाव किस प्रकार से प्रकट होता है और किन परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। ऑप्शन दिया गया है, यह हास्य और विनोद से संबंधित होता है, यह शोक और दुख की स्थिति से उत्पन्न होता है, यह युद्ध, संघर्ष और शौर्य की स्थिति से उत्पन्न होता है, यह भावात्मक संतुलन और शांति से उत्पन्न होता है। दोस्तों, अगर हास्य और विनोद की बात करें तो इसमें देखिए, ये तो हास्य रस का हो गया, या शोक और दुख के तो करुण रस हो गया, युद्ध, संघर्ष और शौर्य की बात हो गई तो वीर रस हो गया, यह भावात्मक संतुलन और शांति से उत्पन्न होता है तो यह दोस्तों शांत रस हो गया, तो युद्ध, संघर्ष और शौर्य की स्थिति में हो गया तो यह रौद्र रस हो गया। दोस्तों, ये इसमें युद्ध, संघर्ष और शौर्य की बात है तो इसमें वीर भी है और रौद्र भी है। तो ऑप्शन हमारा रौद्र के हिसाब से प्रश्न पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 ही होगा, यह युद्ध, संघर्ष और शौर्य की स्थिति को उत्पन्न करता है। दोस्तों, रौद्र का उद्दीपन युद्ध, संघर्ष और शौर्य की स्थिति से उत्पन्न होता है और यह आक्रोश और हिंसा की भावना को व्यक्त करता है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगले क्रम में देखते हैं, नाट्य शास्त्र में श्रृंगार रस के उद्दीपन विभाव में सौंदर्य का क्या महत्व है। नाट्य शास्त्र में श्रृंगार रस के उद्दीपन के विभाव में सौंदर्य का क्या महत्व है। यह मानसिक शांति और संतुलन को उत्पन्न करता है। ऑप्शन 1 दिया गया है, यह केवल शारीरिक आकर्षण और प्रेम के बाहरी रूप को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर 3 है, यह मानसिक उत्तेजना और प्रेम को उत्तेजित करता है। ऑप्शन नंबर 4 है, यह शोक और दुख की भावना को उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा, श्रृंगार रस की बात हुई तो यह मानसिक उत्तेजना और प्रेम को उत्तेजित करता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, अगर पहला है तो मानसिक शांति संतुलन की बात है तो शांत रस हो गया कार्य। ठीक है, यह केवल शारीरिक आकर्षण प्रेम के बाहरी रूप को व्यक्त करता है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये मानसिक उत्तेजना और प्रेम को उत्तेजित करता है। यह शोक और दुख की भावना के करुण रस की तो बात है नहीं। तो हमारा देखिए दोस्तों, इसमें 2 और 3 में कंफ्यूजन होने की बात होगी। केवल शारीरिक आकर्षण और प्रेम के बाहरी रूप को व्यक्त करता है, बिल्कुल नहीं। ये मतलब एक तरीके से फिजिकल रिलेशन की बात कर रहा है, तो प्रेम में फिजिकल रिलेशन प्रेम नहीं होता है, वो अधूरा प्रेम होता है दोस्तों, वो तो कोई और मामला हो जाता है उसमें। लेकिन ये मानसिक उत्तेजना और प्रेम को उत्तेजित करता है, तो इस ऑप्शन नंबर 3 सही होगा दोस्तों। अगले क्रम में देखेंगे, नाट्यशास्त्र के अनुसार रूपक का प्रयोग रस को व्यक्त करने के लिए किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, इसका ये रिपीटेड प्रश्न है, पिछली कक्षा में हमने एक बार इसको किया है, लेकिन शायद उसमें कुछ ऑप्शन में परिवर्तन है और प्रश्न यही है, ऑप्शन में कुछ परिवर्तन के साथ ही प्रश्न दोबारा हमारे बीच आया है। तो दोस्तों देखेंगे, ऑप्शन जो दिया गया है, यह केवल शब्दों के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करता है, यह दृश्य और प्रतीकात्मक रूप से भावनाओं को व्यक्त करता है, यह केवल अस्थायी भाव को व्यक्त करने का तरीका होता है, यह रस के उद्दीपन को नियंत्रित करता है। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2, यह दृश्य और प्रतीकात्मक रूप से भावनाओं को व्यक्त करता है। रूपक की दोस्तों बात हुई है, तो जो रूपक का प्रयोग दृश्य और प्रतीकात्मक रूप से रस और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यह नाटकीय प्रस्तुति में प्रतीक और प्रतीकात्मक वस्तुओं का उपयोग करता है ताकि जो है भावनाओं की गहरी अभिव्यक्ति की जा सके। ठीक है दोस्तों, ताकि भावनाओं की गहरी अभिव्यक्ति की जा सके। तो इस हिसाब से इसमें हमारा ऑप्शन जो सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है। यानी नाट्यशास्त्र के अनुसार रूपक का प्रयोग रस को व्यक्त करने के लिए किस तरह से किया जाता है, तो दृश्य और प्रतीकात्मक रूप से भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, रूपक का मतलब ही होता है प्रतीक। ठीक है, अगले क्रम में देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के अनुसार किस रस में शोक और दुख के तत्वों का संयोजन होता है और यह किसी वियोग की स्थिति में उत्पन्न होता है। किसी नहीं दोस्तों, किस वियोग की स्थिति में उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, किस रस में शोक और दुख के तत्वों का संयोजन होता है, तो ऑप्शन दिया गया है, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस और रौद्र रस। तो दोस्तों, इसमें जब शोक और दुख की बात की गई है तो इसमें करुण रस ही है, तो आसान है, बिल्कुल आसान है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा सही होगा, करुण रस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नाट्य शास्त्र में संचारी भाव का प्रभाव अस्थायी भाव पर क्या होता है और यह रस के अनुभव को कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों, संचारी भाव का प्रभाव अस्थायी भाव पर पूछा गया है, तो ऑप्शन जो दिया गया, संचारी भाव अस्थायी भाव को नष्ट कर देता है, संचारी भाव अस्थायी भाव के प्रभाव को और अधिक गहरा करता है, संचारी भाव स्थायी भाव के विपरीत होते हैं और रस को कमजोर करते हैं, संचारी भाव स्थायी भाव से स्वतंत्र होते हैं, रस को विकसित नहीं करते। दोस्तों, बिल्कुल नहीं। देखिए, संचारी भाव स्थायी भाव को नष्ट करते हैं, बिल्कुल गलत है। संचारी भाव स्थायी भाव के प्रभाव को और अधिक गहरा करता है, बिल्कुल ये सही। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही है दोस्तों।
ऑप्शन नंबर 2 सही है। संचारी भाव क्या करता है? संचारी भाव अस्थायी भाव को और अधिक गहरा करता है और उसे अब तीव्रता प्रदान करता है। ठीक है, संचारी भाव अस्थायी भाव के विपरीत होते, बिल्कुल गलत है दोस्तों, तुरंत पढ़ने से पता चल जा रहा है। संचारी भाव अस्थायी भाव से स्वतंत्र होते हैं, रस को विकसित नहीं करते, बिल्कुल गलत है। ये रस को विकसित नहीं, रस को और तीव्र कर देते हैं, रस के भाव को। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों सही है। अगले क्रम में देखते हैं, नाट्य शास्त्र में अद्भुत रस के उद्दीपन विभाव के रूप में कौन सा तत्व कार्य करता है? दोस्तों उद्दीपन विभाव क्या है? उद्दीपन विभाव जो है कोई भी ऐसा व्यक्ति दृश्य अथवा आलंबन की चेष्टा जो होती है, जो पूर्व में जागृत अस्थायी भाव को तीव्र कर देता है, वही हमारा उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव वही हमारा उद्दीपन विभाव होता है। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो दिया गया है, युद्ध और संघर्ष, अद्भुत रस की बात है तो दोस्तों अद्भुत रस को ध्यान में रख करके हम ऑप्शन पढ़ेंगे। युद्ध और संघर्ष, अप्रत्याशित घटनाएं और चमत्कारी दृश्य, प्रेम और आकर्षण, सौंदर्य और साहस, हमारे ऑप्शन दिए गए। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अप्रत्याशित घटनाएं और चमत्कारित दृश्य। दोस्तों अद्भुत रस की है तो बात हुई है, तो जो दोस्तों अद्भुत रस है तो आश्चर्य की बात होगी इसमें, तो अप्रत्याशित घटनाएं और चमत्कारिक दृश्य इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, जिसमें हमको आश्चर्य हो। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के अनुसार विभाव और आलंबन विभाव में कौन सा तत्व अस्थायी भाव का रूप और उद्दीपन उत्पन्न करता है? नाट्य शास्त्र के अनुसार विभाव और आलंबन विभाव में कौन सा तत्व अस्थायी भाव का रूप और उद्दीपन उत्पन्न करता है? दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी सेशन में भी हमने आगे करके आए, बस केवल क्या है कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन को थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया गया। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया आलंबन विभाव, दूसरा है विभाव का कोई प्रभाव नहीं होता है, तीसरा संचारी विभाव, चौथा उद्दीपन विभाव। तो संचारी विभाव इस प्रकार का कोई विभाव नहीं है। आलंबन विभाव में कोई भी विभाव नहीं है, जो कि हम जानते हैं विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो संचारी विभाव कोई विभाव नहीं है। तो हमारा इसमें जो सही ऑप्शन होगा, हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 आलंबन विभाव। दोस्तों आलंबन विभाव स्थायी भाव का रूप ही होता है जो उद्दीपन उत्पन्न करता है और यह रस के भीतर स्थित भाव को अधिक प्रभावी और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का काम करता है दोस्तों। यानी एक तरीके से ये आलंबन विभाव जो होता है अस्थायी भाव के उत्पन्न का कारण माना जाता है, उत्पत्ति का मुख्य कारण आलंबन विभाव ये होता है। ठीक है दोस्तों, अगली कड़ी में देखते हैं जो हमारा अगला सवाल है, नाट्य शास्त्र के अनुसार वीर रस का स्थायी भाव शौर्य का प्रतीक कैसे है और किस प्रकार की घटनाओं में प्रकट होता है? ऑप्शन जो दिया गया, वीर रस में शौर्य शारीरिक साहस और मानसिक शांति को व्यक्त करता है। ऑप्शन 2 दिया गया, वीर रस में शौर्य युद्ध संघर्ष और पराक्रम के रूप में प्रकट होता है। तीसरा दिया गया, वीर रस में शौर्य केवल धार्मिक संघर्ष को व्यक्त करता है। ऑप्शन दिया गया, वीर रस में शौर्य प्रेम और सौंदर्य के रूप में व्यक्त होता है। दोस्तों इसमें देखिए जो अस्थायी भाव है, शौर्य तो सब में कर दिया है, बस थोड़ा सा अंतर किया है पीछे के शब्दों पे, और इसी में हमको पकड़ना है दोस्तों। अब देखिए इसमें शौर्य के साथ शारीरिक साहस मानसिक स्थिति को व्यक्त कर रहा है, मानसिक शांति को व्यक्त करता है। वैसे जब वीर रस की बात होगी तो मानसिक शांति तो हो ही नहीं सकती, युद्ध में संघर्ष में मानसिक शांति तो हो ही नहीं सकती। और दूसरा वीर रस में शौर्य युद्ध संघर्ष और पराक्रम के रूप में प्रकट होता है। बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, इस हिसाब से तो हमको लगता है सही। लेकिन अगला भी आगे पढ़ते हैं, वीर रस में शौर्य केवल धार्मिक संघर्ष को व्यक्त करता है। तो दोस्तों वीर रस में शौर्य केवल धार्मिक संघर्ष के संबंध में तो वीरता हो ही नहीं सकती, वीरता के और कई पक्ष होते हैं दोस्तों। बताया गया वीर रस के बारे में बताया गया। तो वीर रस कितने प्रकार का होता है? वीर रस 4 प्रकार के बताए गए दोस्तों, धर्मवीर, दानवीर, युद्धवीर और दोस्तों दयावीर जो होता है। ठीक है, और होता है अगला दयावीर। धर्मवीर, दानवीर, युद्धवीर और दयावीर 4 प्रकार के वीरता के बारे में वर्णन किया गया है, अर्थात वीर रस 4 प्रकार का होता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं सही हो रहा है। वीर रस में शौर्य पराक्रम और सौंदर्य के रूप में व्यक्त किया गया है। दोस्तों सौंदर्य की बात की गई तो वीर रस में सौंदर्य प्रेम और सौंदर्य वहाँ कहाँ होगा? ये तो श्रृंगार रस की बात इसमें हो गई। तो इस हिसाब से हमारा दोस्तों जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है। अगले क्रम में देखते हैं जो है हमारा अगला जो सवाल है, नाट्य शास्त्र के अनुसार नटराज या शिव के नृत्य का क्या संबंध है और इसे किस रस के अंतर्गत रखा गया है? दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझ लीजिए। तो इसमें ऑप्शन जो दोस्तों दिया गया है, यह शांत रस के अंतर्गत आता है, या वीर रस के अंतर्गत आता है, या रौद्र रस के अंतर्गत आता है, या श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये देखिए नाट्य शास्त्र के अनुसार नटराज या शिव के नृत्य का क्या संबंध है? ठीक है, ये जो है रौद्र रस के अंतर्गत आता है दोस्तों। इस प्रकार का नृत्य जब भगवान शंकर क्रोधित अवस्था में होते हैं
तब इस प्रकार के नृत्य का तांडव करते हैं। तो दोस्तों नटराज या शिव के जो नृत्य हैं उसको रौद्र रस के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इसमें क्रोध और आक्रोश और संघर्ष का तत्व होता है। शिव का नृत्य शक्ति और विनाश की अभिव्यक्ति के रूप में दोस्तों दिखाया गया है। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं, नाट्य शास्त्र में विभत्स रस की अस्थायी भाव के रूप में घृणा की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है? नाट्य शास्त्र में विभत्स रस की अस्थायी भाव के रूप में घृणा की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है? ऑप्शन दिया गया शारीरिक विकृति और मानसिक विकृति के माध्यम से। ऑप्शन 2 दिया है मानसिक शांति और संतोष से। ऑप्शन 3 दिया प्रेम और आकर्षण के माध्यम से। ऑप्शन 4 दिया संघर्ष, शौर्य और संघर्ष के रूप में। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, शारीरिक विकृति मानसिक विकृति के माध्यम से विभत्स रस की दोस्तों बात हुई है। तो घृणा से संबंधित हम ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो घृणा से संबंधित जो हमारे भाव निकल रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो रहा है दोस्तों। मानसिक शांति इसमें तो शांत रस, प्रेम आकर्षण में इसमें श्रृंगार रस, शौर्य और संघर्ष का तो इसमें वीर रस की झलक है। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर विभत्स रस की बात करें तो विभत्स और घृणा की बात हमारे शारीरिक विकृति और मानसिक विकृति के माध्यम से। ये तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें सही होगा। अगले क्रम में देखेंगे, जो हमारा अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में शांत रस की जो अस्थायी भावना किस प्रकार की मानसिक स्थिति से जुड़ी होती है? तो दोस्तों मानसिक स्थिति, तो शांत रस का मतलब शांति, मानसिक शांति और संतोष की बात है। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, मानसिक शांति और संतोष। शोक और दुख तो ये करुण हो गया, भय और आतंक तो ये भयानक रस हो गया, और ये प्रेम और आकर्षण तो श्रृंगार हो गया। तो मानसिक शांति और संतोष जो है ये हमारा इसका स्थायी भावना जो होती है ये शांत रस की होती है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। दोस्तों ये आज के सेशन का जो हमारा लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के अनुसार रौद्र रस का प्रमुख उद्दीपन विभाव किस प्रकार की स्थितियों में प्रकट होता है? नाट्य शास्त्र के अनुसार रौद्र रस का प्रमुख उद्दीपन विभाव किस प्रकार की स्थितियों में प्रकट होता है? दोस्तों रौद्र रस की बात हुई है तो इसमें युद्ध आक्रोश की तो होना ही तय है। तो देखिए ऑप्शन जो दिया गया, प्रेम और सौंदर्य, युद्ध आक्रोश और आक्रमण, शांति और संतुलन, दुख और शोक। तो दोस्तों प्रेम और सौंदर्य की बात है तो श्रृंगार हो गया, युद्ध आक्रोश और आक्रमण की बात है तो रौद्र ही हो गया, शांति और संतुलन की बात है तो शांत रस हो गया, दुख और शोक की बात है तो करुण रस हो गया। तो दोस्तों इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है दोस्तों। रौद्र रस का प्रमुख उद्दीपन विभाव किस प्रकार की स्थितियों में प्रकट होता है? तो ये युद्ध आक्रोश और आक्रमण। ठीक है दोस्तों, ये रहा दोस्तों आज का हमारा 7वां सेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।